हेलो एवरीवन, मेरा नाम है फराज खान। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और ये क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 का साइंस का एक चैप्टर है, ठीक है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर जो है सिर्फ क्लास 10 के लिए ही नहीं, ये उन सब बच्चों के लिए, उन सब के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जो कि साइंस पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में क्यों ना हो। तो इस चैप्टर में आप जानेंगे अपने ही ह्यूमन बॉडी के बारे में और प्लांट्स के बारे में कि उनकी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है, कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, बॉडी पार्ट्स हिस्सा लेते हैं इसमें, ठीक है, एक्सेट्रा। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो पहले मैं आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। तो पहले हम फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल मतलब एक कंट्रोल बना के रखना किसी चीज़ पर। जैसे कि हमारी बॉडी में जो भी कुछ काम होता है वो कंट्रोल किसकी वजह से होता है? ब्रेन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर होता है वो ब्रेन जो होता है वो हर एक फंक्शन को कंट्रोल रखता है, ठीक है ना। ऐसे ही अगला आता है हमारा कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं, तो उन्हीं सब ऑर्गन्स का एक साथ तालमेल के साथ में फंक्शन कर, तालमेल के साथ में कोऑर्डिनेट होकर फंक्शन करना कहलाता है कोऑर्डिनेशन। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, आप इसे नोट कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस पार्ट्स, यानी कि बहुत सारे पार्ट्स का एक साथ काम करना, अपना अपना वर्क करना, ऑफ बॉडी के इन रेगुलेटेड मैनर, ठीक है ना, यानी इन कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है। कंट्रोल्ड वे में जब बहुत सारे बॉडी पार्ट्स इकट्ठे अपना काम करते हैं एक तालमेल के साथ में, उसे बोलते हैं पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये तो हो गया हमारा टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब इसमें एक अगला टॉपिक आता है हमारा स्टिमुलाई, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में, ठीक है, हमारे वातावरण में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसका रिस्पॉन्स देते हैं एनिमल्स भी और प्लांट्स भी। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो जिन जिन चेंजेस का जो एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनका रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चेंजेस कहलाते हैं हमारा स्टिमुलाई। क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई। डेफिनेशन है इसकी, द चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच, मतलब एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा है जिसकी वजह से द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट, जिसके लिए जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उस रिस्पॉन्स के लिए, सॉरी उस चेंज के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, वही कहलाता है स्टिमुलाई। अब वो चेंज हीट हो सकती है या कोल्ड हो सकती है या लाइट हो सकती है, ठीक है, या कोई स्मेल हो सकती है या टेस्ट हो सकती है। तो जितने भी चेंज हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं और जिनके लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं वो सब स्टिमुलाई के लिए। और ये स्टिमुलाई वर्ड आपका आगे और आने वाला है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ लेना चाहिए कि स्टिमुलाई क्या होता है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है कि एनवायरनमेंट जो चेंज होता है उन चेंजेस के लिए जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस हमारे लिए क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई कहलाते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन की, कि कोऑर्डिनेशन कितने टाइप्स का होता है। तो वो तो होता है 2 टाइप्स का। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट होता है हमारा नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। सेकंड होता है हार्मोनल। इसे समझते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। पहला नर्वस मतलब नर्वस सिस्टम में हमारा कौन कौन से पार्ट आते हैं? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है। जो अब जो होता है नर्वस सिस्टम, इसमें जो ब्रेन होता है, ये जो ब्रेन जो होता है, अगर आपको याद हो अपने क्लास 9 में या छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होते हैं वो बहुत सारी नर्व्स, न्यूरॉन्स से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब न्यूरॉन जो होती हैं वो मैसेज जो होती हैं, ठीक है, किस फॉर्म में ले जाती हैं? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो यहाँ लिखा है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। क्या ले जाती हैं? मैसेजेस को, ठीक है, मैसेजेस को, ठीक है, मैसेजेस को ले आती हैं इलेक्ट्रिकली तौर पर, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ले जाती हैं। और जो हार्मोन्स होते हैं, आपको पता है हार्मोन जो होते हैं केमिकल्स होते हैं, तो यहाँ से जो मैसेज आएगा वो केमिकल फॉर्म में जाएगा, यानी केमिकल इम्पल्स के रूप में जाएगा, ठीक है। अब ये जो नर्वस सिस्टम जो होता है ये सिर्फ एनिमल्स में होता है, नॉट इन प्लांट्स, ठीक है। तो प्लांट्स में हमें नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ना है क्योंकि उनमें होता ही नहीं है। लेकिन ये जो हार्मोनल वाला पार्ट है, ये हार्मोनल वाला पार्ट एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में होता है, ठीक है। तो हमें दोनों में ये पढ़ना है, ठीक है, कि कौन कौन से हार्मोन फंक्शन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में, ठीक है। तो ये 2 होते हैं। अब हम जान लेते हैं इनके बारे में कुछ हेल्पफुल बातें, ठीक है। अब यहाँ पे 2 सिस्टम लिखे हुए हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन के, ठीक है, एक है नर्वस, एक है हार्मोनल। अब इन दोनों में से किसी न किसी के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो जो पहला एडवांटेज है नर्वस का वो ये है कि ये है इलेक्ट्रिकली
और ये है केमिकली। तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल में से कौन सी चीज़ ज़्यादा फास्ट होगी? इलेक्ट्रिकल फास्ट होगी, फुर्र से पहुंच जाएगी, ठीक है। तो जो नर्वस वाला पार्ट होता है वो होता है फास्ट, और एज कम्पेयर टू दिस ये होता है स्लो, ठीक है। यानी कि नर्वस वाला जो कोऑर्डिनेशन होता है वो फास्ट होता है हमारी बॉडी में, जबकि हार्मोनल जो होता है वो थोड़ा स्लो होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये इसमें कुछ कमी है तो इसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत ही क्या है? तो बेटा इसके भी कुछ ना कुछ एडवांटेज होते हैं, उसे देखते हैं हम, ठीक है। तो इसके ये एडवांटेज होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए हमारी बॉडी में बॉडी कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन में बहुत सारी नर्व्स होती हैं, होती कि नहीं होती हैं? होती हैं बिल्कुल। और वो नर्व्स का जो होता है जाल वो हमारे पूरी बॉडी में होता है, ये आपने पढ़ा है, आपको पता है, ठीक है, कि नर्व्स की जो पूरी वायरिंग जो होती है, पूरा जाल जो होता है हमारी पूरी बॉडी में फैला होता है। लेकिन वो जो नर्व्स होती हैं वो हर एक सेल तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है ना, हर एक सिंगल सेल तक नहीं पहुंच पाती है। जैसे कि मान लीजिए मेरी उंगली है, नर्व मान लीजिए अगर यहाँ तक आ रही है लेकिन आगे तक नहीं जा रही है, ठीक है। तो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होती है, ठीक है, जैसे कि ये उंगली ले लीजिए, उंगली ले लीजिए, ये दोनों का साइज़ सेम है, इस उंगली को ले लीजिए, इस उंगली ले लीजिए, दोनों का साइज़ एकदम सेम है, ठीक है, यानी कि रेगुलेटेड मैनर में है, ठीक है। जितना साइज़ इसका होना चाहिए उतना साइज़ इसका भी है, ठीक है। तो जो ग्रोथ जो होनी है बॉडी की वो कैसे पता चलेगी उसको, उस पार्ट के सेल को कैसे? जब तक वहाँ तक कोई सिग्नल नहीं पहुँचेगा। अब वो सिग्नल नर्व्स तो पहुँचा पाएगी नहीं, क्योंकि नर्व्स वहाँ तक है ही नहीं। तो उसके लिए चाहिए होता है हार्मोन, जो कि हार्मोन स्लोली वहाँ पहुँचता है, ठीक है, ब्लड में मिक्स होकर, ठीक है। तो इसलिए हार्मोन का ये फ़ायदा होता है, ठीक है, कि ग्रोथ में हेल्प कराता है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स की। और ये थोड़ा फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये थोड़ा स्लोली आगे बढ़ता है और ये फुर्र से आगे बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, ठीक है, आसान सी बात है, ठीक है। तो इस स्लाइड पे हमने समझा कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, स्टिमुलाई क्या होता है और टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और पता करते हैं कि ये नर्व सेल क्या होते हैं, यानी कि न्यूरॉन क्या होता है, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल क्या होता है। तो द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट जो होती है उस यूनिट का नाम होता है न्यूरॉन या फिर नर्व सेल। जिस तरीके से हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था किडनी के बारे में, किडनी की फंक्शनल यूनिट थी वहाँ पर नेफ्रॉन, ठीक है, जो उसके लिए पूरा फंक्शन कर रही थी फिल्ट्रेशन का। उसी तरीके से नर्वस सिस्टम के लिए जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो यूनिट है जो पूरा फंक्शन करके दे रही है, ठीक है, मैसेज के ट्रांसमिशन के लिए, वो है न्यूरॉन यानी कि नर्व। इसका डायग्राम मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले सी 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 बनाना है, इस लाइन को आगे तक बढ़ाना है और इस तरीके से इसे बना देना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये आपको धागे की तरह उल्टे से दिख रहे हैं इसको तो बोलते हैं हम डेंड्राइट, ठीक है। बीच में जो गोल गोल सा पार्ट आपको दिख रहा है ये है आपका न्यूक्लियस, और ये खाली पार्ट जो दिख रहा है न्यूक्लियस के बाहर का ये है सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी का जो ये लंबा सा जो फाइबर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इसको बोला गया है एक्सॉन, ठीक है। अब ये जो दिख रही है आपको ये उंगलियों की तरह ये है नर्व एंडिंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस नर्व का एंड हो रहा है इसलिए इसका नाम है नर्व एंडिंग, ठीक है। तो डायग्राम तो बहुत ज़्यादा आसान है इसका और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बनाने की, ठीक है ना, और इसके पार्ट्स जो भी हैं उसको मेंशन जरूर करें जब भी आपके ऊपर डायग्राम बनाने के लिए आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के। न्यूरॉन के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, वैसे पार्ट्स तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं मैंने, ठीक है, लेकिन मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होता है वो देख लेते हैं। फर्स्ट मैंने मेंशन किया है डेंड्राइट, जो कि यहाँ पर दिखाया गया, ये सब होते हैं धागानुमा स्ट्रक्चर, फाइबरला स्ट्रक्चर होते हैं हमारे डेंड्राइट, ठीक है। एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन, ये इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं यानी कि लेते हैं, ठीक है, जो भी हमारे रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। अब ये रिसेप्टर्स क्या होता है, ठीक है, नर्व सेल जो होती है, नर्व सेल की जो सबसे स्टार्टिंग का जो पार्ट होता है, टिप वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, वहाँ पर होते हैं हमारे रिसेप्टर जो कि इन्फॉर्मेशन को, मतलब जो भी चेंज स्टिमुलाई देखने को मिलता है उसको मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, फिर वो इन्हीं से होकर आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए ये मेरी उंगली है, मेरी उंगली ने इसे छुआ तो यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि नर्व से जुड़े हुए हैं और वो उस सिग्नल को आगे तक पहुँचाएंगे। अब मुझे पता चल पाएगा कि मैंने किस चीज़ को छुआ है, या फिर मैं जिस चीज़ को देख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ पर कैमरे की तरफ देख रहा हूँ यानी कि आपकी तरफ देख रहा हूँ, सबकी तरफ, तो ये मेरी आइज़, ठीक है,
यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो कि इन्फॉर्मेशन को पहुँचा रहे हैं आगे तक, ठीक है, जिससे मुझे पता चल पा रहा है, तुरंत सिग्नल मिल रहा है मुझे कि मैंने क्या चीज़ देखी, ठीक है, या मैं क्या चीज़ स्मेल कर रहा हूँ, या मैं क्या चीज़ सुन रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि रेंडर का काम होता है इन्फॉर्मेशन को लेना, ठीक है। अब सेल बॉडी, जो ये सेल बॉडी जो बताई है ये, इसका काम होता है एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन ट्रैवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ से, वो यहाँ से सेल बॉडी में जाती है, ठीक है, और यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकली इम्पल्स के रूप में आगे ट्रांसमिट होती है। किस फॉर्म में? इलेक्ट्रिकली इम्पल्स, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम में जो मैसेजेस होते हैं, जो भी संदेश होते हैं, वो इलेक्ट्रिकली फॉर्म में आगे बढ़ते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में। कहाँ से? सेल बॉडी से होते हुए। अब अगला पार्ट है एक्सॉन। एक्सॉन जो होता है लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। इस सेल बॉडी का जो सबसे लंबा जो एक फाइबर दिख रहा है आपको, ये इसको बोला गया है एक्सॉन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम वन सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसका काम होता है सिग्नल को, ठीक है, यह है हमारा एक न्यूरॉन, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में लगातार जुड़े हुए हैं, ठीक है, इसके पूरे जाल है, पूरा नेटवर्क है बिछा हुआ है हमारे पूरी बॉडी में, ठीक है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चल रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा बना हुआ है, इसके बाद में ये एक और होगा, ठीक है ना, ये मैंने रफली बना दिया है, ठीक है ना, ये है, इसके ठीक बाद एक और हमारा न्यूरॉन आएगा, ठीक है ना। तो एक के बाद एक के बाद एक ही मैसेज जो है आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो एक्सॉन का काम होता है मैसेज को किसी एक न्यूरॉन के सेल बॉडी से दूसरे बॉडी के डेंड्राइट तक पहुंचाना, ठीक है। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी है, यहाँ से आगे बढ़ेगा और यहाँ से वो यहाँ पहुंचेगा डेंड्राइट में, फिर दोबारा से आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में, ठीक है ना। एक न्यूरॉन की सेल बॉडी से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट तक, ठीक है। तो यही चीज़ जो है लगातार होती रहती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के साथ में, ठीक है। तो ये तो पार्ट हो गया हमारे इसके बारे में कि न्यूरॉन में कौन कौन से पार्ट होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको ये बता ही दिया है, डायग्राम बना के दिखाई दिया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ एक गैप होता है। ये दो न्यूरॉन के बीच में थोड़ा सा गैप ज़रूर होता है, वो बिल्कुल आपस में चिपटी भी नहीं होती है, मिली भी नहीं होती है, ठीक है, उनके बीच में एक गैप होता है और इस गैप का नाम होता है साइनैप्स। क्या होता है? साइनैप्स होता है उस गैप का नाम, ठीक है। जिस गैप में से वो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स था वो होकर आगे जाता है दूसरे डेंड्राइट के, जो कि न्यूरॉन का हिस्सा है, ठीक है। अब इस साइनैप्स में होता क्या है, यहाँ तक जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आता है वो यहाँ पर आते ही केमिकली इम्पल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स था, जैसे इस गैप पे पहुँचा कन्वर्ट हो गया केमिकल इम्पल्स में, फिर दोबारा यहाँ पहुँचेगा, दोबारा सेल बॉडी आ जाएगी, यानी कि दोबारा से वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से मैसेज हमारा आगे बढ़ता है, ठीक है, ब्रेन तक जाता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पूरा बात हो गई हमारी न्यूरॉन के बारे में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है। तो हमारी बॉडी कभी बार क्या होती है, किसी स्टिमुलाई का, किसी स्टिमुलस का अचानक से ही, ठीक है, तुरंत बिना किसी देरी के रिस्पॉन्स कर देती, बिना उसको ब्रेन तक उस सिग्नल को पहुंचाए। ऐसे रिस्पॉन्सेस को बोला जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। समझते हैं यहाँ से, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ क्विक मतलब जल्दी, सडन मतलब अचानक, इमीडिएट मतलब उसी टाइम, तुरंत, जिस टाइम वो स्टिमुलस हमें महसूस हुआ है, फील हुआ है, रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ स्टिमुलस। उस स्टिमुलस के लिए जो अचानक से, जल्दी से, उसी टाइम जो रिस्पॉन्स आया है हमारी बॉडी का, वही कहलाता है रिफ्लेक्स एक्शन। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है विदड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग। जैसे मान लीजिए, जैसे आपका ध्यान कहीं और, मान लीजिए ये कोई हॉट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने इसको टच किया, तो क्या करूँगा, अगर मेरा ध्यान नहीं भी होगा ना यहाँ पर, तो मैं क्या करूँगा, टच किया, एकदम से हाथ पीछे खींच लूँगा। ये कैसे हुआ? ये हुआ रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से, क्योंकि अगर जो हमारा सिग्नल होते हैं, नॉर्मली जो सिग्नल होते हैं जो भी हम स्टिमुलाई से फील करते हैं, वो आमतौर पर ब्रेन तक जाते हैं, फिर रिस्पॉन्स आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिससे क्या है, अगर ब्रेन तक जाने का वेट किया जाए तो हमारे उस ऑर्गेन का या उस बॉडी पार्ट का नुकसान हो सकता है, वहाँ पर हार्म हो सकता है। उसी चीज़ से बचने के लिए नेचुरली हम अपने हाथ को या जो भी हमारा बॉडी पार्ट होगा उसे हम पीछे खींच लेंगे, मतलब उस चीज़ से हटा लेंगे, ताकि हमें कोई हर्ट ना हो, कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इसी एक्शन को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अगला पार्ट होता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क।
आर्क मतलब एक तरह का रास्ता या पाथवे, ठीक है। तो द पाथवे यानी कि वो रास्ता थ्रू विच, जिससे नर्व इम्पल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो हमारी नर्व की जो इम्पल्स है जिस रास्ते से होकर जा रही है वो रास्ता कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। जिस रास्ते से हमारी नर्व की इम्पल्स होकर गुजरती है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान वो पाथ कहलाता है रिफ्लेक्स आर्क। और वो रिफ्लेक्स आर्क यहाँ बना के दिखाया गया है। जैसे कि पहले कोई भी स्टिमुलस होगा, यानी कोई भी जो एनवायरमेंट चेंज होगा वो होगा। जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिखा है हीट, जो कि यहाँ पे लिखा था मैंने हीट का, ठीक है ना। आप कोई भी हीट गर्म चीज़ को छू रहे हैं, ठीक है, तो वो स्टिमुलस हो गया। अब रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है, मतलब जिस पार्ट ने उसको छुआ या फील करा, वो मान लीजिए स्किन है हमारी, ठीक है। वो स्किन यहाँ की हो सकती है, यहाँ की, कहीं की भी स्किन पूरी बॉडी में है, ठीक है। तो रिसेप्टर ऑर्गन तक वो स्टिमुलस पहुँचा। अब उसका जो सिग्नल है, सिग्नल पहुँचेगा सीधे स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचेगा। उसके बाद में स्पाइनल कॉर्ड से आगे ब्रेन तक नहीं जाएगा। अब वो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो अपनी तरफ से रिस्पॉन्स भेजेगी किसे, इफेक्टर ऑर्गन को, मतलब जिस ऑर्गन पे इफेक्ट होने वाला है या होता। मान लीजिए वो मसल से, अब मान लीजिए आप अगर कोई गर्म चीज़ छुएंगे तो आपकी मसल जल सकती है, तो जो इफेक्टर मसल्स होगी जिस पर असर पड़ने वाला है वो आपकी मसल से वहाँ मैसेज भेजेगा, वो रिस्पॉन्स भेजेगा कौन, स्पाइनल कॉर्ड। और फिर हम उसी इफेक्टर मसल से रिस्पॉन्स कर देंगे, यानी कि उसका आंसर दे देंगे। आंसर क्या होगा हमारा, विथड्रॉल ऑफ हैंड, अपना हाथ हम हटा लेंगे। तो यही रिस्पॉन्स आता है स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत, ठीक है। तो तुरंत जो मैंने अपना हाथ पीछे खींचा वो रिस्पॉन्स कहलाया मेरा रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस पाथवे से होकर हमारे ये नर्व सिग्नल पहुंचा आगे वो पाथवे कहलाया रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। अब हम जान लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि रेस्पॉन्स, यहाँ पे जो वर्ड आया है ना रेस्पॉन्स, ये रेस्पॉन्स कितने तरह के होते हैं। और ये भी जानेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, ज़रूरत ही क्यों है हमें, जब हमारे पास ब्रेन है जो कि ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है, फिर भी हमारी बॉडी को रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भी हम जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलते हैं फिर। तो चलो बच्चों हम जान लेते हैं कि रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पॉन्स कितने टाइप्स का होता है। तो रेस्पॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। हमने पिछली स्लाइड में जाना रिस्पॉन्स मतलब जब भी हम किसी भी चीज़ को स्टिमुलस को फील करते हैं तो उसके लिए जो भी ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड जो भी उत्तर भेजता, आंसर भेजता, उसको बोलते हैं हम रिस्पॉन्स। जैसे कि हमने एग्जांपल लेता, अगर हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हमने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया, तो ये सिग्नल हमें किसने भेजा, स्पाइनल कॉर्ड ने भेजा रिस्पॉन्स, ठीक है। तो हमने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स जो होता है वो 3 तरह का होता है, फर्स्ट वॉलंटरी, सेकंड इनवॉलंटरी, थर्ड रिफ्लेक्स एक्शन वाला। वॉलंटरी मतलब वो एक्शन जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस पे हमारा बस चलता है। जैसे कि इसे कंट्रोल कौन करता है, लेकिन इसे कंट्रोल करता है हमारा फोर ब्रेन, ठीक है। आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में कि ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हेड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। तो जो फोर ब्रेन वाला हिस्सा होता है वो हमारे ऐसे एक्शंस को कंट्रोल करता है जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, जैसे कि टॉकिंग एंड राइटिंग। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरे कंट्रोल में है, मैंने जो भी कुछ यहाँ पे लिखा है सोच समझ के लिखा है, मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। अब अगला है इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी मतलब वॉलंटरी का ठीक उल्टा, यानी कि ऐसे एक्शन जिस पे हमारा कोई बस नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, जो कि अपने हिसाब से होते हैं। जैसे कि कंट्रोल बाय हिंड एंड मिड ब्रेन। पहली बात तो ये कि ऐसे एक्शन जो है ब्रेन के मिड और हिंड वाले पार्ट कंट्रोल करते हैं। एग्जाम्पल इसका है हार्ट बीट, जैसे कि हमारे दिल की धड़कन, ठीक है, 1 मिनट में 72 बार धड़कती है। क्यों धड़क रही है, अपने आप धड़क रही है, ठीक है, ताकि हम लगातार जिंदा रह सकें, ब्लड जो है ब्लड फ्लो करा सकें रेगुलरली। रेस्पिरेशन, सांस लेना, अगर हम सांस लेना बंद कर देंगे मर जाएंगे। थर्ड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना भी, क्योंकि अपने आप से होता है, हम खुद से तो नहीं चाहते कि अभी उल्टी आ जाए, या उल्टी जब आ रही तो बिल्कुल रुक जाए, आने होती तो आ जाती है, ठीक है। तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। थर्ड है रिफ्लेक्स एक्शन, कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये दोनों जो है कंट्रोल करते हैं ब्रेन से, लेकिन ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जो ये हमेशा सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर पाती है। एग्जाम्पल विथड्रॉल ऑफ हैंड, जो कि एग्जाम पीछे ले चुके हैं, कि अगर हम किसी भी गर्म चीज़ को छूते हैं तो हम अपना हाथ तुरंत पीछे खींच लेंगे, ऐसे एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं, जो कि स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है। अब मेन पॉइंट, नीड फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, कि हमें रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। अब समझते हैं इस बात को। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी गर्म चीज़ छुई, या आपने कोई भी नुकीली चीज़ छुई जिससे आपकी उसी बॉडी पार्ट को जिससे आप छूने वाले हैं या छू रहे हैं गलती से भी, उसको नुकसान पहुंच सकता है, चोट लग सकती है, खून निकल सकता है, कट आ सकता है, ठीक है।
तो अगर हम ऐसी सिचुएशन में तुरंत ही क्विकली अगर हम रेस्पॉन्स ना करें तो हमारे उस पार्ट को ऑफ कोर्स चोट लग जाएगी, हमें हर्ट होगा, ठीक है। तो इसी चोट से बचने के लिए, ठीक है, हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, वो जो सिग्नल होता है वो ब्रेन तक जाने के बजाय स्पाइनल कॉर्ड तक ही जाता है और स्पाइनल कॉर्ड उसका रिस्पॉन्स कर देती है ताकि हम उसका रिस्पॉन्स तुरंत कर सकें, जल्दी कर सकें, ठीक है। तो लिखा हुआ है इन सम सिचुएशन, कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं सच एज टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, जैसे किसी गर्म चीज़ को छूना या फिर पिंचिंग, कोई नुकीली चीज़ छुप जाना एक्सेट्रा। वी नीड टू एक्ट क्विकली, तो ऐसे मौक़ों पर हमें बहुत जल्दी उसी टाइम रिस्पॉन्स देना होता है। अदरवाइज अगर ना करें तो क्या होगा, अदरवाइज आवर बॉडी वुड बी हार्म, तो हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है, चोट आ सकती है। हेयर रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो कहाँ से आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से आएगा, ब्रेन की जगह पर, क्योंकि आमतौर पर जो भी रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में, जो भी हम देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन देता है। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड देता है, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चे लोग आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन टाइप्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन क्या होता है, क्या फंक्शंस होते हैं, मेन पार्ट्स क्या होते हैं, डायग्राम किस तरीके से बनता है, और रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आपसे हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, जो कि हमारा होने वाला है ब्रेन, जो कि इसी के आएगा ही पार्ट है, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 2 से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।